एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो दोनों डीमन एंसेस्टर वहां से चले जाते हैं और तभी किंसु गेट कीपर से ब्रोंज पैलेस पर क्या चल रहा है उसके बारे में पूछ लेता है। ये पूछकर वो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से ब्रोंज पैलेस में जाकर साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। गेट कीपर बताता है कि वहाँ का बैटल काफी ज़्यादा फियर्स था। ऑलमोस्ट ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सभी सेक्टर लेवल का फिगर उस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ तक कि दूसरे रीजन के भी पियरलेस एक्सपर्ट भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सीधे शब्दों में बोले तो वहाँ का हालत अभी काफ़ी ज़्यादा खराब है। हमारे युवा सेट के एंसेस्टर भी वहाँ पर गए हैं। किंसु पूछता है कि क्या अभी तक कोई भी उस ब्रोंज पैलेस में एंटर नहीं कर पाया है क्या। ये पूछकर वो सोचते हैं कि सक्सेसफुली साइन इन करने के लिए मुझे उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। गेट कीपर बताता है कि अभी तो कोई भी उसमें एंटर नहीं कर पाया है, लेकिन एंसेस्टर यांग मिंग अपना सुप्रीम फिजिकल बॉडी का यूज करके गेट को थोड़ा सा खोल दिए हैं। लेकिन एंशिएंट ब्रोंज पैलेस दुनिया का सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, इसलिए कोई भी इतनी आसानी से उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन सभी पैट्रियर्च अपने झगड़े को एक साइड करके एक साथ काम करने के बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही एंशिएंट ब्रोंज पैलेस का दरवाजा खोल दिया जाएगा और उसमें एंटर करना आसान हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में सन फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं, जहां पर वो लोग अपने अपने घर लौट गए होते हैं और किंसु डायरेक्टली बाई झो के पास जाता है। उससे देखकर मिंगयू बताते कि अभी तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। ये देखकर किंसु को डीमन एंसेस्टर की बात याद आ जाती है, जो बोले थे कि जो पर्सन कोकुन में बदला है वो कैटास्ट्रोफ का कारण बनेगा। तभी वहां पर 17th सन ऑफ गॉड आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है। उससे देखकर किंसु एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछते कि तुम्हें चोट किसने पहुंचाया। 17th कह रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही जरूरी न्यूज है, लेकिन वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। ये देखकर किंसु जल्दी से उसे हील करने लगता है। वहीं पर उसका ऐसा हालत देखकर 12th कह रहा होता है कि 17th इतना ज़्यादा कमज़ोर तो है नहीं, आखिर कौन इसे इतना ज़्यादा जख्मी कर सकता है कि ये लगभग अधमरा हो गया है। किंसु भी पूछता है कि तुम तो प्रिंस लिन को फॉलो कर रहे थे ना, लेकिन तुम इतना ज़्यादा जख्मी कैसे हो गए। 17th कहते हैं कि प्रिंस लिन को फॉलो करते करते मुझे एक बहुत ही बड़ा न्यूज मिला है। किंसु जोर देते हुए कहता है पहले ये बताओ कि तुम पर हमला किसने किया है। 17th बताता है तियांदो एकेडमी वाले। ये सुनकर 12th काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए पूछता है क्या तुम सच में उन लोगों से मिले हो। ये पूछकर 12th बताना शुरू करता है कि तियांदो एकेडमी युवा सेक्ट का बहुत ही बड़ा राइवल है और वो लोग माउंटेन में रहते हैं और पूरा वर्ल्ड से गायब हो जाते हैं और किसी किसी सर्टेन पीरियड में ही वो लोग बाहर आते हैं। किंसु पूछता है कौन ज़्यादा ताकतवर है। 12th कहता है ऑफकोर्स हमारे युवा सेक्टर ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमने ग्रेट एम्परर को प्रोड्यूस किया है और तियांदो एकेडमी वाले सिर्फ क्वासी एम्परर को ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। ये सुनकर किंसु उससे पूरा सिचुएशन पूछता है। 17th बताना स्टार्ट करता है कि काफ़ी दिनों से मैं प्रिंस लिन को फॉलो कर रहा था और प्रिंस लिन सिवान माउंटेन में एंटर कर गया था। उसके बाद वो एक वैली के पास गया था जहाँ पर एक कैनियन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट जगह में था। कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो तियांदो एकेडमी के अंडर में आता है। इतना बोलकर वो किंसु को आगे बताता है कि उस कैनियन से मुझे ड्रैगन पावर का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा था। ये सुनकर किंसु शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि वो पावर काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। 17th कहता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता हूँ और मेरे हिसाब से प्रिंस लिन ड्रैगन एलिफेंट डीमन यानी कि एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट के एंसेस्टर के कब्र के पास गया होगा। एंशिएंट ड्रैगन एलिफेंट किंगडम का फाउंडर ग्रेट ड्रैगन एलिफेंट वाला डीमन था। उस वक्त वो युवा का ग्रेट एम्परर को हराने में फेल हो गया था और मारा गया था। उसका लाश काफी ज्यादा ट्रेजर से भरा हुआ था, जो कि किसी का भी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन पिछले 10,000 सालों से किसी को भी नहीं पता कि उसका लाश कहाँ पर है, लेकिन शायद प्रिंस लिन को वो जगह के बारे में पता होगा और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता करने के बाद हम लोग वहाँ पर जा पाएंगे। और इससे पहले कि मैं कुछ और पता कर पाता कि तभी वहाँ पर तियांदो एकेडमी वाला आकर मुझे पीट दिए थे। ये सुनकर किंसु तियांदो एकेडमी को एक विजिट देने के लिए कहता है और मिंगयू को भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि तभी गाँव का भाई भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। किंसु कारण पूछता है। वो कहता है कि आपके पास ग्रेट लक है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। दोनों 9th प्रिंसेस और युवान होंग यानी कि 12th सन ऑफ गॉड को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। मैं भी जल्दी से ग्रो होकर आपके साइड बाई साइड फाइट करना चाहता हूँ। किंसु कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो सभी लोग 12th पर बैठकर जाने लगते हैं और किंसु पूछते हैं कि तियांदो एकेडमी और युवा सेक्टर दोनों जानी दुश्मन रहे हैं, लेकिन इस ग्रजेस का शुरुआत कहाँ से हुआ है। 17th बताना स्टार्ट करता है कि लेजेंड ये कहते हैं कि युवा के एम्परर और तियांदो की हेड मिस्ट्रेस दोनों के पास ग्रेट एम्परर बनने का पोटेंशियल था। उसके बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया था और वो दोनों ही ये प्रॉमिस किए थे कि वो दोनों ही एक साथ ग्रेट एम्परर बनेंगे। लेकिन फाइनल स्टेप के टाइम में युवा के एम्परर पास हो गए और तियांदो की हेड मिस्ट्रेस फेल हो गई और वो सिर्फ क्वासी एम्परर ही बनकर रह गई थी। और उसके बाद युवा का ग्रेट एम्परर अचानक ही गायब हो गया था। हेड मिस्ट्रेस उससे मिलने कई बार आई, लेकिन वो कभी अपीयर हुआ ही नहीं। उसके बाद तियांदो एकेडमी ने युवा एम्परर को उनके एकेडमी को थ्रोन चुराने के इल्जाम लगा दिया और ग्रेट एम्परर को नमक हराम घोषित कर दिया था। इसलिए दोनों फैक्शन हमेशा ओट्स में रहे हैं। ये सब सुनकर किंसु कहते कि एम्परर तो सिर्फ अपना अपीयरेंस का ही यूज करके उस थ्रोन को ले सकते थे और वैसे भी क्या वो थ्रोन चुराने इतना आसान होगा। इतना बोलकर वो आगे कहता मुझे लग रहा है कि
वो लोग ग्रेट एम्परर के फेलियर को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, इसलिए पगला गए होंगे। 17th भी हाँ में जवाब देते हुए कहता है मुझे भी ऐसे लग रहा है। और हाँ, एक बात और, उनका ताकत को कम समझा नहीं जाना चाहिए। हालांकि उनका ओवरऑल ताकत हमसे कम है, लेकिन अगर इंडिविजुअल कॉम्बैट की बात करें तो हम लोग बहुत ही बार हार चुके हैं, क्योंकि जितना बार भी माउंटेन का गेट खुलता है और वो लोग बाहर आते हैं, वो लोग हमेशा मोस्टर को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि वो लोग बहुत ही ताकतवर कल्टिवेटर को प्रोड्यूस करते हैं और वो लोग पूरा ईस्टर्न वाइल्डरनेस का ध्यान अपने तरफ खींच लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हेवनली लैंड को दिखाते हैं, जहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड होता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी तियांदु एकेडमी के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग अपना गेट को ओपन कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि वो लोग हम युवा वाले को कुचल देंगे। दूसरा बंदा कहता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, हमारे जनरेशन के सभी सन ऑफ गॉड भी काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। वहीं पर ये सब देखकर मियर 6 सन ऑफ गॉड से पूछती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो कहता है कि युवा का लाइमलाइट और यहाँ तक कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस के यंगर जनरेशन का भी लाइमलाइट 18 सन ऑफ गॉड छीन लिया है। यहाँ तक कि सन्स ऑफ एम्परर भी 18 सन ऑफ गॉड जितना फेमस नहीं है। मियर पूछते तो इसका मतलब आप उसे ओवरशैडो करने के बारे में सोच रहे हैं। वो कहता है ऑफ कोर्स ये तो नेचुरल है, नहीं तो मैं तुम्हारे प्यार का वर्दी कैसे होऊंगा। ये बोलकर वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं एक दिन 18 सन ऑफ गॉड को अपने सामने नील डाउन करवाऊंगा तो करवाऊंगा। मियर पूछती है तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं। 6 सन ऑफ गॉड कहते हैं कि जब भी तियांदु एकेडमी वाले पब्लिक में आते हैं वो लोग मोस्टर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कल्टिवेटर को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो मैं पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस में फेमस हो जाऊंगा। मियर कहते हैं कि आप जो भी करेंगे उसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। 6 काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि मैंने अपना एंशिएंट मॉर्टल बॉडी और ह्यूमनएड वेपन को मास्टर कर लिया है और काफ़ी सारा दूसरा मार्शल स्किल को भी सीख लिया है, और तुम्हारे द्वारा दिया गया सुप्रीम फिजिकल स्किल को भी मैं सीख लिया हूँ। अब मुझ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। दूसरे सीन में फिर से किन्सु लोगों को दिखाते हैं जो लोग तियांदु एकेडमी वाले माउंटेन की तरफ पहुँच गए होते हैं और पहुँचकर वहाँ पर लैंड कर जाते हैं। लैंड करके 17 बताता है कि इस जगह पर मैं पिट गया था। तभी वहाँ पर तियांदु एकेडमी के 2 लोग आ जाते हैं। उनका पहनावा देखकर 17 बताते हैं कि जरूर ये लोग उसी एकेडमी के होंगे। तियांदु एकेडमी के डिसाइपल कहते हैं कि हमारे तियांदु एकेडमी माउंटेन में रीओपन हो गया है और ये जगह ब्लॉक कर दिया गया है, बिना इन्विटेशन का किसी का भी आगे जाना अलाउ नहीं है। किंसु 17 से पूछते हैं कि जो तुम्हें पीटा था उसका नाम क्या है। 17 बताते हैं कि उसका नाम मेंग चुआन है और मैंने सुना है कि वो अपने जनरेशन का तीसरा सबसे ताकतवर है। ये सुनकर किंसु उन लोगों से मेंग चुआन को बुलाने के लिए कहता है। उसका नाम सुनकर वो लोग भड़क जाते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं कि सीनियर ब्रदर को उसका नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया, और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें पीट कर ब्रदर मेंग के पास माफी मंगवाने के लिए लेकर जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों हमला करने जाते हैं, लेकिन किंसु अपना स्वॉर्ड निकालता है और काउंटर करते हुए एक ही सेकंड में एक पर्सन के गर्दन पर अपना स्वॉर्ड रख देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और उसका जान बख्श देने के लिए कहने लगता है। किंसु उससे कहते हैं कि जल्दी से मेंग चुआन को बुला कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से वो दोनों उसे बुलाने के लिए चले जाते हैं। इसके कुछ देर के बाद मेंग चुआन आकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर चिल्लाने की आखिर किसका इतना हिम्मत हो गया है। मेंग चुआन को देखकर किंसु सभी लोगों को पीटने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी लोग मिलकर मेंग चुआन को लात जूता मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर मेंग चुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे पीटा क्यों जा रहा है, और वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट होकर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। किंसु लोग उसे पीटते हुए कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स के बारे में अभी बात मत करो। ये बोलकर वो लोग उसे पीटकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर जल्दी से उसके लोग आकर उसे उठाते हैं। मेंग चुआन अपने सूझे हुए मुंह से धमका रहा होता है कि अगर मैंने भी बदला नहीं लिया ना तो मैं भी मेंग चुआन नहीं, और जल्दी से अपने आप की इंजरी हील करने के लिए लेकर जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो लोग उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।